हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारी होती है, स्टडी होती है कि किस तरह हमारी जो लाइट है वो इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। उसके अलावा ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए और उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी हमारे पास जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट वन है IR इंफ्रारेड, सेकंड वन है UV विजिबल एंड थर्ड वन इज NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो NMR को डिस्कस करेंगे। हमारी जो NMR है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, चूँकि नेम से ज़ाहिर है कि NMR का कंसर्न होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ जो सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई की होती हैं। और नोटेबली हमारे पास जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, जो प्रोटॉन है और जो कार्बन 13 आइसोटोप है, ये दो हमारे पास जो है ना बेसिक जो हम NMR की जो स्टडी करते हैं वो होती है दो तरह की, एक HNMR और एक CNMR। तो उन्हीं को उसने नोटेबली डिस्कस किया हुआ है। अब NMR यूज़ करने से हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये रिकॉर्ड करता है डिफरेंस जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, जो वेरियस मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं ना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस जो है वो रिकॉर्ड करता है। उसके अलावा हमारे पास ये मेजर करता है कि जो पोजीशन है हमारे पास उन न्यूक्लियाई की विद इन द मॉलिक्यूल, उसको भी मेजर करता है। उसके अलावा हमारे पास हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देयर आर इन मालिक्यूल्स, एक मालिक्यूल के अंदर किस तरह के इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद हैं। उसके अलावा ये हमारे पास ये भी मेजर कर सकता है कि कितने एटम्स जो हैं वो ईच ऑफ दीज इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स कि ये हमें एक मालिक्यूल की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके इन्वायरमेंट के बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, इसका एनवायरनमेंट के अंदर ये, इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलेंगी। अलावा ये हमारी जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रोटॉन NMR प्रोटॉन जो HNMR स्पेक्ट्रम है ना टॉलुइन का, उसका है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है 5 रिंग प्रोटॉन्स और ये 3 जो है वो मिथाइल का प्रोटॉन। अब बेसिकली होता क्या है कि बेंजीन के अंदर हमारे पास ये उसका जो है वो फार्मूला है। 5 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रिंग के अंदर पाए जाते हैं और 3 जो हमारे पास होते हैं वो उसके साथ मिथाइल के साथ पाए जाते हैं। तो जो HNMR होता है ना बेसिकली हमें प्रोटॉन्स के बारे में बताते हैं। टॉलुइन्स के अंदर जो 2 ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, ठीक है, एक जो मिथाइल हाइड्रोजन और एक रिंग हाइड्रोजन। तो 2 सिग्नल अपेयर होंगे स्पेक्ट्रम के ऊपर जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं 2 डिफरेंट केमिकल और मैग्नेटिक इन्वायरमेंट को, और इनकी जो रेशो होती है वो 5:3 होती है। सेकंड नंबर पे ये हमारा है CNMR जो कार्बन 13 NMR है, ठीक है। ये हमारे पास है पैरा हाइड्रोक्सी, जो हमारे पास है हीटो, जो हमारे पास है फिर आता है ना फिनाइल, जो भी सीन है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन्स जो बेसिकली हैं हमारे पास, अब ये कुछ कार्बन्स की जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, 0 से लेकर 200 तक जो है ये प्रोसेस शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास CdCl3 जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। ये कार्बन 8 की पीक है, ये 3 और 5 की, ये 1 की, ये 2 और 6 की, ये 4 की और ये 7 की डिफरेंट पीक्स हैं हमारे पास। तो स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि हर डिफरेंट कार्बन एटम्स की जो है वो डिफरेंट सिग्नल प्रोड्यूस होता है। कार्बन 2, 6, 3, 5 ये जो है ये इक्वलेंट है, ठीक है। और जो सिग्नल नंबर 2 और 4 है ना, ठीक है, वो हाई इंटेंसिटी के हमारे पास जो है वो शो हो रहे हैं, क्योंकि ये हर एक जो है कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 कार्बन एटम्स के साथ। बाकी जो हमारे पास सिग्नल है बाकी जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो लो इंटेंसिटी के हैं लेकिन अनइक्वल हैं। अगर चाहे हमारे पास जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं सिंगल कार्बन के साथ, जिस तरह हमारे पास है ड्यूट्रियम क्लोरोफॉर्म है, CdCl3 है, ये हमारे पास अपेयर करता है एज अ ट्रिपलेट, क्योंकि एक इंटरेक्शन होती है ड्यूट्रियम एटम के साथ हमारी। उसके बाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ हम जो है वो डिस्कशन या बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। तो ये कंसर्न करती है जो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी होती है ना, जो हमें चाहिए होती है
transition of a spinning nucleus from the lower energy spin state to high energy spin state। एक हमने अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके अंदर हमने क्या करना, जो हमें ट्रांजिशन चाहिए एक स्पिनिंग न्यूक्लियस की लो एनर्जी स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट तक, उसकी एनर्जी की मेजरमेंट होती है। जो म्यू होता है प्रोटॉन का, ठीक है, वो रिलेटिवली हमारे पास हाई होता है 2.79268, और इसकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो 99.98% होती है। अब ये हम बात करें प्रोटियम की, और इसका जो NMR सिग्नल वो क्या होगा हमारे पास से फिर ईजीली जो है वो डिटेक्टेड हो जाएगा। जबकि जो कार्बन 13 का जो म्यू है वो हमारे पास 0.70220 है, जो कि 1/4 है जो हमारे पास है इस प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट से, और उसकी नेचुरल अबंडेंस जो है ये 1.11 है। कार्बन एटम्स की जो परसेंटेज है ना इसके लिहाज से 1.11% है। तो जो हमारे पास म्यू की वैल्यू भी कम है और परसेंटेज भी हमारे पास कम है, तो इट मीन्स के म्यू की वैल्यू भी कम है, तो जो NMR सिग्नल होगा ना कार्बन 13 का वो कम सेंसिटिव होगा और इतना इजीली डिटेक्ट नहीं होगा। तो हमें एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ऑब्जर्व करे स्पिन टू स्पिन जो चेंज होता है ना न्यूक्लियस का कार्बन 13 के अंदर। प्रोटॉन जो NMR है उसके अंदर तो ईजीली हम जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं। तो जो इंटेंसिटी होती है NMR सिग्नल की वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली वो डिपेंड करती है जो डिफरेंस होता है ना इन दी पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई, जो लो और हाई एनर्जी स्पिन स्टेट का जो होता है ना हमारे पास, और ये डिपेंड करता है जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है इन दो स्पिन स्टेट के दरमियान। जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो मैग्नेटो गायरिक जो रेशो होती है ना, ठीक है, उसके अलावा जो इंटेंसिटी होती है NMR सिग्नल की ये R³ के प्रोपोर्शनल होती है हमारे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो NMR सिग्नल की इंटेंसिटी वगैरह किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। दैन उसके अलावा हमारे पास है स्पिन रिलैक्सेशन। अनलाइक जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं ना जो अब्जॉर्ब करते हैं UV विजिबल रीजन के अंदर, तो उसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं ना हाई एनर्जी स्पिन स्टेट के, ठीक है, वो क्या करते हैं रिटर्न नहीं हो सकते फिर लो एनर्जी स्पिन स्टेट के अंदर एमिशन ऑफ रेडिएशन के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसा न्यूक्लियस जो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट के अंदर है और रिटर्न होता है लो एनर्जी स्पिन स्टेट के अंदर, ठीक है, ताकि वो रीफॉर्म करे जो इनिशियल एक्सेस जो बोल्ट्जमैन एक्सेस है ना न्यूक्लियाई की लो एनर्जी स्पिन स्टेट के अंदर। तो जब वो लूज़ करेगा एक्सेस एनर्जी को किसी भी मैग्नेटिक वेक्टर के जो प्रेजेंट है सराउंडिंग के अंदर, इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन कहते हैं। जिस तरह रिलैक्सेशन बेसिकली क्या होती है, हेक्टिकनेस जो है वो थकावट जो है वो दूर करना। तो इधर तो जो थकावट है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी। तो जब वो एनर्जी रिलीज़ कर देगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पिन की रिलैक्सेशन हो जाएगी। दो वेज है हमारे पास जिसके अंदर जो है वो रेडिएशन की जो रिलैक्सेशन होती है, एक स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होती है और एक स्पिन टू स्पिन रिलैक्सेशन होती है। तो स्पिन लैटिस का जो रिलैक्सेशन है उसके अंदर लैटिस का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये नॉर्मली हमारे पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन जो है वो करते रहते हैं। तो हमारे पास एक वैरायटी ऑफ स्मॉल जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है उनके अंदर पाया जाता है जो हमारे पास लैटिस के अंदर होता है। बेसिकली जब हाई एनर्जी स्पिन स्टेट से लो एनर्जी स्पिन स्टेट की तरफ जाते हैं ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफ़र होती है कंपोनेंट्स ऑफ लैटिस को, और ये जो एनर्जी होती है आमतौर पे ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल होगी और वाइब्रेशनल की वजह से जो एनर्जी आएगी। उसके बाद है स्पिन फ्लिपिंग। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना जब लो एनर्जी स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट की तरफ जाता है, यानी कि अल्फ़ा से बीटा की तरफ, अल्फ़ा स्पिन जो होता है वो हाई लो एनर्जी स्टेट वाला होता है, ठीक है, और बीटा हाई वाला। तो जो अब्जॉर्प्शन होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की कोई हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी रेडियो वेव रीजन के अंदर, तो जो डेल्टा ई होगी वो एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन टू स्टेट्स के अंदर, उसी डिफरेंस के बराबर जो है वो एनर्जी जो है अब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या करेगा अल्फ़ा यहाँ से यहाँ जाएगा अब्जॉर्ब करके ना लो एनर्जी स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट की तरफ जाएगा, और ये नीचे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो ट्रांजिशन होगी एक न्यूक्लियस की अल्फ़ा स्पिन से स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट की तरफ, इसको हम स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं, यानी कि लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जाने के अमल को हम स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं, यानी कि SP कहते हैं।
उसके अलावा एक दो टर्म है हमारे पास, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है ना न्यूक्लियस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये हमारे पास प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी जिसको वी से डिनोट किया जाता है, ये बराबर होती है म्यू बी एन एच नॉट ओवर एच आई। यहाँ जो ये वी है ये प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है, म्यू आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी एन जो है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो है वो कांस्टेंट है, एच नॉट जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर जो फ्रीक्वेंसी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो जो अब्जॉर्प्शन होगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तभी होगी ताकि फ्लिपिंग हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो वो फ्लिपिंग नहीं होगी। दो मोड जो हमारे पास हैं स्पिन फ्लिपिंग को इंड्यूस करने के, वो है एक फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड है और एक फील्ड स्वीप मोड है। फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड के अंदर हमारे पास जो एच नॉट होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ईएमआर की वो वेरीज करती है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। जबकि जो फील्ड स्वीप मोड होता है ना उसके अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो कांस्टेंट होती है, जबकि जो एच नॉट है वो क्या करता है ग्रेजुअली वेरी करता है। और ये जो हमारे पास फील्ड स्वीप मोड है ये मोर कन्वीनियंट होता है इसके मुकाबले में, एफएस के मुकाबले में, फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड के मुकाबले में। स्पिन फ्लिपिंग जो हमारे पास होता है ये टिपिकली रेफर होती है एक ऐसे प्रोसेस की जिसके अंदर चेंज होती है न्यूक्लियर स्पिन स्टेट किसी भी न्यूक्लियस की, और ये अक्कर करती है सर्टेन जो हमारे पास कंडीशन होगी जब फॉर एग्जांपल हमारे पास जब एक न्यूक्लियस की जो ट्रांजिशन है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसके अलावा जो एनएमआर के अंदर जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ये मैयर होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जिसके ऊपर एक न्यूक्लियस जो है वो ऑब्जॉर्व करता है ईएमआर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसको हम पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, और हमारे पास इसको रेफ़र किया जाता है एज आ एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ रेफ़र किया जाता है। और ये इन्फ्लुएंस करती है कि लोकल मैग्नेटिक इन्वायरमेंट जो हमारे पास न्यूक्लियस का होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसके जो की पॉइंट्स हैं हमारे पास, सबसे पहली बात है केमिकल इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास ये क्या करता है एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट अफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। उसके अलावा रेफरेंस कंपाउंड जो हमारे पास होता है ना TMS टेट्रामिथाइल सिलेन जो हमारे पास है उसको एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड या रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे लिया जाता है, जिसकी जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 ppm। यूनिट इसका ppm के अंदर है। और इसके अलावा फिर हमारे पास शील्डिंग और डी शील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, देन उसके अलावा हमारे पास पीक पोजीशन है। तो शील्डिंग डी शील्डिंग के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स होते हैं ना, ठीक है, वो शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को किस तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, एक डाउन फील्ड शिफ्ट होती है और वो होती है लेफ्ट ऑन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जबकि जो हमारे पास डी शील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं वो डी शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को, और उसके नतीजे में शिफ्ट को क्या कर देते हैं अपलिफ्ट कर देते हैं राइट तरफ। यानी कि शील्डिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होते हैं और वो क्या करते हैं शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को, और वो डाउन फील्ड शिफ्ट करते हैं। जबकि डी शील्डिंग के अंदर हमारे पास है अप लिफ्ट करते हैं वह शिफ्ट को। जबकि जो पीक पोजीशंस होती हैं ये इंफॉर्मेशन देती है हमें एटम्स जो और उनके केमिकल इन्वायरमेंट जो मॉलिक्यूल्स के अंदर है उसके बारे में। तो ये हमारे पास की पॉइंट्स थे केमिकल शिफ्ट के। उसके बाद बारी है कि एनएमआर से हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो एनएमआर के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ना वो हमें मिलती है जब हम एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर। तो सबसे पहली बात है केमिकल शिफ्ट्स। केमिकल शिफ्ट की जो पीक होती है ना ये हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन कि कौन से टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है और उनके केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। देन उसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेशन एक एरिया होता है हर एनएमआर पीक के अंदर जो करस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और ये हमारे पास प्रोटॉन रेशो के बारे में बताता है। नंबर 3 है हमारे पास मल्टीप्लिसिटी या स्प्लिटिंग जिसको हम कहते हैं। तो जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है ना एनएमआर पीक्स का वो रिवील करता है कि नंबर ऑफ जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं जो n+ रूल्स के तहत हमारे पास है बताते हैं। उसके अलावा कपलिंग कॉन्स्टेंट्स जो डिस्टेंस होता है ना पीक्स के अंदर किसी भी मल्टीप्लेट के अंदर
उसको कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है और ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के अंदर कनेक्टिविटी जो एटम होती है और उसकी मैग्नीट्यूड हेल्प करती है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताने में। तो उसके बाद हमारे पास है सैटेलाइट पीक्स। एडवांस जो है ना मार के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास क्या करता है, ये अपेयर होता है और प्रोवाइड करता है एडिशनल स्ट्रक्चरल हमारे पास है इंफॉर्मेशन। जिस तरह लाइक हेट्रो एटम आ गए ना हमारे यहाँ, लॉन्ग रेंज की कपलिंग आ गई, तो इन सारे पीसेस को कंबाइन करके ना इंफॉर्मेशन को एक केमिस्ट जो है वो डिड्यूस कर सकता है कनेक्टिविटी और एक कंसिस्टेंट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता सकता है। सबसे पहली बात हमारे पास है केमिकल शिफ्ट की पीक, उसके बाद उसके नीचे वाला एरिया पीक के नीचे वाला, देन उसके अलावा स्प्लिटिंग पैटर्न, उनके दरमियान डिस्टेंस, सैटेलाइट पीक्स, इन सारी चीज़ों को मिला के किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर। फैक्टर्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो डिस्टेंस होता है ना दो पीक्स के दरमियान, जिसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा डाईहेड्रल एंगल, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन और चौथा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कुछ फैक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई, प्रॉक्सिमिटी आ गई फंक्शनल ग्रुप की, एनीसोट्रॉपी इफेक्ट आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई और रिंग करंट्स आ गई। उसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्पिन स्पिन कपलिंग। ये हमें बताता है जो इंट्रैक्शन होती है ना मैग्नेटिक मूवमेंट्स की कपल्स न्यूक्लियस के अंदर, और ये रिजल्ट करती है हमारे पास स्प्लिटिंग होती है एनएमआर सिग्नल की मल्टीपल पीक्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट हो गया जी, N+1 रूल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कपलिंग हो गई, केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंस आ गई, जे कपलिंग पाथवे और मल्टीप्लेट एनालिसिस। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें किस चीज़ के अंदर बताती हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर। जो एनएमआर का जो स्पेक्ट्रम था उसके लिहाज से हमारा यही जो था वो टॉपिक था। एनएमआर स्पेक्ट्रम को हमने पूरी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।